नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की क्लास में हम धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पिछली क्लासों से अधातुओं नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधातुओं के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधातु कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन की प्रकृति में बहुत सारे यौगिक हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम कार्बन के अप्रूप जो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है, उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कार्बन। पहले हम कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं कि कार्बन क्या होता है, उसके बाद हम इसके अप्रूप पढ़ेंगे। कार्बन, इसको हम C से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 6C12। 6C12। 6 यहाँ पर क्या बता रहा है, तीन चीजों को बता रहा है। पैरा में क्या होता है, पेज होता है, PEZ, मतलब कार्बन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं वो कितना है, 6 है। और सिर पे क्या होता है, भार होता है। सिर पे क्या होता है भाई, भार। तो जो कार्बन परमाणु का जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ए है वो कितना है, 12 है। उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 12 में से 6 गया पीछे की तरह 6, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 6। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा गया है। सार्वभौमिक तत्व, यूनिवर्सल एलिमेंट, यूनिवर्सल एलिमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक सत्य किसको कहा गया, सार्वभौमिक तत्व किसको कहा गया है। तो सार्वभौमिक तत्व कार्बन को कहा गया है क्योंकि कार्बन की प्रकृति में 5 लाख से अधिक यौगिक हैं। 5 लाख से अधिक यौगिक हैं। जो कार्बन परमाणु है इसके प्रकृति में 5 लाख से अधिक यौगिक है, इस कारण इसको सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। तो आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वभौमिक तत्व यूनिवर्सल एलिमेंट किसे कहा गया, हमारा उत्तर होगा कार्बन। चलिए आगे देखते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन में संकलन का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। संकलन का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। कार्बन में संकलन का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। जो कार्बन परमाणु है वो दूसरे कार्बन परमाणु के साथ मिलकर श्रृंखला बना सकता है, एक सीरीज बना सकता है। और कार्बन में सर्वाधिक संकलन का गुण पाया जाता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तत्व में संकलन का सर्वाधिक गुण पाया जाता है, हमारा उत्तर होगा कार्बन। अगर हम संकलन की बात करते हैं तो जो दूसरे तत्व है, सिलिकॉन में भी संकलन का गुण पाया जाता है, सल्फर में भी संकलन का गुण पाया जाता है और फॉस्फोरस में भी आपके संकलन का गुण पाया जाता है। जो आपके सल्फर है वो S8 रूप में मिलता है, फॉस्फोरस P4 रूप में मिलता है। तो आपके सिलिकॉन और सल्फर और फॉस्फोरस में भी संकलन का गुण पाया जाता है, परंतु कार्बन में सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में संकलन का गुण पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, तो इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है उससे उसके हिसाब से हमारा उत्तर भी अलग होगा। देखना थोड़ा, यदि वो पूछे कि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हमारा उत्तर होगा हीरा। और हीरा क्या भाई, कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है। इस बात को ध्यान रखना कि आपको ऐसा पूछे कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ या प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। ठीक है, और हीरा क्या, कार्बन का अपरूप। अगर आपको ऐसा पूछे कि कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, मानव निर्मित कृत्रिम रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, उत्तर आएगा ग्रेफीन। देखो क्वेश्चन पूछने के आधार पर
इसका सही जवाब तय किया जाएगा। यदि वो प्रश्न में ऐसा पूछे कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ या प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ, उत्तर आएगा हीरा। और ऐसा पूछे कि मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन है भाई, ग्रेफीन है। अभी हम बात करेंगे ग्रेफीन क्या होता है, लेकिन एक बार आप ऐसे देखो, अगर आपको ऐसा पूछे कि सबसे कठोर पदार्थ लेकिन कार्बन रहित, जिसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, हीरा और ग्रेफीन दोनों में कार्बन होता है, लेकिन ऐसा कौन सा कठोर पदार्थ है जो कार्बन रहित है, तो कार्बन रहित कठोर पदार्थ कौन सा भाई, बोरेन नाइट्रेट। बोरेन नाइट्रेट। ये तीन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इनका विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है। पहला कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ या प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ, हमारा उत्तर आएगा हीरा। अगर आपको ऐसा पूछे कि कृत्रिम रूप से सबसे कठोर पदार्थ या मानव निर्मित सबसे कठोर पदार्थ कौन है भाई, ग्रेफीन है। तो आपके हीरा और ग्रेफीन दोनों में कार्बन आता है। अगर ऐसा पूछे कि कार्बन रहित नॉन कार्बन सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो उसका उत्तर है बोरेन नाइट्रेट। अब देखते हैं ग्रेफीन क्या होता है, थोड़ा देखना। ग्रेफीन क्या होता है, थोड़ा देखना। ग्रेफीन भी कार्बन से मिलकर बना है, ग्रेफीन भी कार्बन से मिलकर बना है। और ग्रेफीन की खोज का पूछे, ग्रेफीन की खोज का पूछे तो उसकी खोज सन 2004 में दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की। एक का नाम आता है आंद्रे जिम, एक का नाम है आंद्रे जिम, और दूसरा है नोवो स्लेव। ग्रेफीन की खोज, ग्रेफीन मानव द्वारा निर्मित सबसे कठोर पदार्थ है। और ग्रेफीन की खोज सन 2004 में दो वैज्ञानिक ने मिलकर की। किसने की, आंद्रे जिम और नोवो स्लेव नामक वैज्ञानिक ने की। और इन्होंने ग्रेफीन की खोज की। इस कारण सन 2010 में इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ग्रेफीन की खोज किसने की। ग्रेफीन आपके कृत्रिम रूप से मानव निर्मित सबसे कठोर पदार्थ, इसकी खोज किसने की, दो वैज्ञानिकों ने की। कब की, 2004 में। किसने, आंद्रे जिम तथा नोवो स्लेव ने इसकी खोज की। और इन्होंने ग्रेफीन की खोज की, इसके लिए इनको सन 2010 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। आगे देखते हैं ग्रेफीन और क्या है। ग्रेफीन आपके विद्युत का उत्तम चालक है, विद्युत का उत्तम चालक है। और इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, थोड़ा समझना। जो इसरो होता है, इसरो जो रॉकेट लॉन्च करता है, इसरो, उस रॉकेटों का जो बाहरी आवरण किससे बनाया जाता है भाई, ग्रेफीन से। जो इसरो है, इसरो जो रॉकेट लॉन्च करता है उसका बाहरी आवरण किससे बनाया जाता है, ग्रेफीन से बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि ग्रेफीन क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। और ये जब रॉकेट किसी भी ऊपर किसी पिंड से टकराता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसका इसके ऊपर का जो आवरण है वो किससे बनाया जाता है, ग्रेफीन से बनाया जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं, इन बातों को आपको थोड़ा समझना है। ये मैंने तीन चीजें बताई कि सबसे कठोर पदार्थ का पूछे तो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से और कार्बन रहित, नॉन कार्बन। तो फिर हमने कहा कि जो कृत्रिम मानव निर्मित है वो कौन सा, ग्रेफीन। और ग्रेफीन क्या होता है, ग्रेफीन एक विद्युत का उत्तम चालक है। और इसका उपयोग इसरो जब रॉकेट लॉन्च करता है तो रॉकेट का बाहरी आवरण बनाने के लिए इसका उपयोग करता है। और साथ में इसकी खोज किसने की, दो वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज पूछी जा सकती है कि ग्रेफीन की खोज किसने की, तो आंद्रे जिम और नोवो स्लेव ने की। और इसके लिए सन 2010 में इन्हें क्या मिला, भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता है,
वो कितनी होती है भाई, कार्बन की संयोजकता होती है +4, और कार्बन परमाणु के जो बाहरी कोष होता है, अंतिम कोष, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। इस बात को ध्यान रखना। यहां तो बात समझ में आ गई क्या, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, या आपके उसके बाहरी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो उत्तर आएगा 4। ये बात समझ आ गई। तो एक बार इसको नोट करो, हमने कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैंने सबसे कठोर पदार्थ का बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम कार्बन के अप्रूव पढ़ते हैं। कार्बन के अप्रूप, और कार्बन के अप्रूप दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के जो अप्रूप है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जिनकी जो परमाणु है, परमाणु की व्यवस्था निश्चित होती है, जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, जिनमें बंद कोण निश्चित होता है, उन्हें हम क्रिस्टलीय अप्रूप कहते हैं। क्रिस्टलीय कितने भाई, क्रिस्टलीय 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और आपके फुलरीन। ये जो 3 अप्रूप है वो कैसे है भाई, वो क्रिस्टलीय है। इन तीनों की जो क्रिस्टलीय अप्रूप है, इन तीनों में जो कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था है या इनकी ज्यामिति है, या इनमें कार्बन परमाणु के मध्य जो बंद कोण है वो क्या है, निश्चित है। और अक्रिस्टलीय अप्रूप क्या होता है, जिनमें कार्बन परमाणु की जो व्यवस्था है, जिनकी ज्यामिति या बंद कोण निश्चित नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय कौन है, कोयला, आपके जानते हो चारकोल, काष्ठ चारकोल, कोक, काजल और कार्बन गैस। अभी हमें सिरप और सिरप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन पढ़ना है, तो चलिए एक बार देखते हैं। पहले हम हीरा ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हीरा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो ये कार्बन का अप्रूप हीरा है, उसमें से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। इसको अच्छी तरह समझना है। हम कार्बन का जो क्रिस्टलीय अप्रूप है उसमें पहला पढ़ रहे हीरा। कौन सा पढ़ रहे भाई, हीरा, डायमंड। हीरे में क्या थोड़ा समझना, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो कार्बन परमाणु है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। और हीरे की संरचना में जो बंद कोण है वो कितना है भाई, 109 डिग्री 28 मिनट। ये पूछा जा सकता है कि जो हीरे की संरचना होती है उसमें बंद कोण कितना होता है। उसमें बंद कोण मतलब जो कार्बन के मध्य जो बंद बंड है उनके मध्य बना हुआ कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसे याद रख लो कि किसी के मोबाइल नंबर के जो पीछे वाले अंक है 109-28 है, तो वो क्या है, वो डायमंड है, वो हीरा है। इस बात को ऐसे याद रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हीरा है, हीरे की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कार्बन के मध्य जो बंद कोण बनता है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। और ये जो कार्बन के मध्य बंद बना हुआ है, इसकी बंद लंबाई कितनी है, बंद लंबाई
बंद लंबाई है आपके 154 पिकोमीटर है। बंद लंबाई कितनी है? 154 पिकोमीटर। ये बात समझ में आ गई क्या? 154 पिकोमीटर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम। दोनों मिल सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध बना है उनके मध्य बना हुआ कोण कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। और कार्बन कार्बन जो बंध बन रहा है उसकी लंबाई कितनी है? 154 पिकोमीटर है या आपके 1.54 एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। ये जो कार्बन परमाणु इसका संकरण कितना है ये भी पूछा जा सकता है, संकरण। तो समझना, हीरे में एक कार्बन परमाणु कितने से जुड़ा है? 4 कार्बन परमाणु से। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो देखना 4 में से 1 गया 3, इसका मतलब जो संकरण आएगा sp3, संकरण आएगा sp3। यहां तक बात समझ में आई क्या? हीरे के बारे में हम बात करें, हीरे की स्ट्रक्चर के बारे में, कि हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है और जो बंध कोण है वो कितना है? जो बंध कोण है कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। और बंध लंबाई कितनी है? 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन का संकरण कितना होगा भाई? sp3, क्योंकि इसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो 4 में से 1 गया 3, तो क्या आएगा? sp3। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे देखना थोड़ा, इसकी जो संरचना है, इसकी जो संरचना है वो कैसी होगी? इसकी जो संरचना, हीरे की संरचना होगी त्रिविमीय, त्रिविमीय समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। त्रिविमीय मतलब 3D। हीरे में जो स्ट्रक्चर है वो 3D होती है और एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस प्रकार क्या बनेगी? एक 3D स्ट्रक्चर बनेगी। इसका हीरा क्या होता है? कठोर। इसका हीरा क्या होता है? कठोर। आपको कोई पूछ ले कि हीरा कठोर क्यों होता है, तो आपको उत्तर देना है कि हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर त्रिविमीय समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। इसका हीरा क्या है? कठोर है। ये बात समझ आ गई? तो यहां से हीरे के बारे में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है भाई? हीरा। और दूसरा क्वेश्चन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी कौन है भाई? हीरा है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा भाई? हीरा है। बाकी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हीरा है उसकी संरचना कैसी होती है? उत्तर आएगी त्रिविमीय समचतुष्फलकीय। और ये पूछ जा सकता है कि हीरे की जो संरचना है उसमें बंध कोण कितना होता है भाई? 109 डिग्री 28 मिनट। और बंध लंबाई आप याद रख सकते हो कितनी होती है? 154 एंगस्ट्रॉम। और जो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण कितना होगा भाई? प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण sp3 है। अब देखना, आपको पूछा जाता है कि जो हीरे की संरचना में क्रिस्टल जो रेवे होते हैं वो कितना, क्रिस्टल को हिंदी में बोलते हैं रेवे। क्रिस्टल कैसे होते हैं? क्रिस्टल कैसे होते हैं भाई? घनीय, क्यूबिक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरे की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? उत्तर आएगा घनीय। जो हीरे के क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं? घनीय। घन देखा क्या? हीरे के जो क्रिस्टल है वो ऐसे होते हैं, घन की तरह। तो जो हीरे के क्रिस्टल है वो कैसे होता है भाई? घनीय होते हैं, क्यूबिक होते हैं। तो हीरे की क्रिस्टलीय संरचना पूछे तो आपका उत्तर होगा घनीय। हीरे की ज्यामिति पूछे, संरचना पूछे तो क्या होगा? उत्तर आएगा समचतुष्फलकीय। ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखते कि हीरे का निर्माण कैसे होता है। हीरे का निर्माण कैसे, थोड़ा समझना। हीरे का निर्माण होता है कोयले की खदाना में। जो कोयले की खदान होती है, कोयले की खदाना में, कोयले की खदाना में हीरे का निर्माण कैसे होता है समझना। कि जैसे कोयला, ये कोयला है और इसमें बीच में
ये कोयला है जिस पे उच्च दाब एवं उच्च ताप लग रहा है, तो वो कोयला क्या हो जाएगा, वो कोयला है वो क्या बन जाएगा भाई, हीरा बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, हीरा। यदि कोयले की खदाना में कोयले पर उच्च दाब और उच्च ताप लगता है जिससे वो कोयला क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। ऐसा समझ लो कि कोई भी कोयला है, कोई भी व्यक्ति है, उस पर समाज का क्या लगता है, प्रेशर लगता है। उस पर समाज का क्या लगता है, प्रेशर लगता है। उस पर समाज का दाब लग रहा, ताप लग रहा, तो वो क्या बनेगा, हीरा बनेगा और चमकेगा। हीरा बनेगा और चमकेगा। इस बात को समझना है कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो पहले कोयला था और उसमें समाज का क्या लगा, प्रेशर लगा, दाब लगा, ताप लगा, तो वो अब क्या बनेगा, हीरा बनेगा और चमकेगा। इसी प्रकार कोयले की खदाना में कोयले पर उच्च दाब और उच्च ताप लगता है जिससे वो कोयला क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कृत्रिम हीरा किसने बनाया, कृत्रिम हीरा किसने बनाया। कृत्रिम हीरा बनाया था आपके सन 1893 में मोएसा नामक वैज्ञानिक ने क्या बना दिया, कृत्रिम हीरा बना दिया। ये प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्राकृतिक हीरा वो कैसे प्राप्त होता है, कोयले की खदाना में कोयले पर उच्च ताप व उच्च दाब लगता है जिससे वो कोयला क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। लेकिन कृत्रिम हीरा किसने बनाया, कृत्रिम हीरा बनाया सन 1893 में किसने बनाया, मोयासा नामक वैज्ञानिक ने बनाया। इस बात को ध्यान रखना। तो अभी तक जो हमने हीरे में पढ़े बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी। आगे देखो और क्वेश्चन बन, थोड़ा समझना, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं हीरे में से। पहला, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक, उत्तर आएगा 2.42। दूसरा, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, क्रांतिक कोण, उत्तर आएगा आपके 24.1 डिग्री। अगला क्वेश्चन, हीरा चमकता क्यों है, हीरे का चमकना, उत्तर आएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये 3 चीजें भी ध्यान रखनी है। ये 3 चीजें भी ध्यान रखनी है कि जो हीरा है उसका अपवर्तनांक कितना भाई, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है और इसका क्रांतिक कोण कितना है, 24.1 है। और हीरा चमकता क्यों है, क्योंकि इसमें प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसकी घटना होती है जिसके कारण ये चमकता है। अब आपको ध्यान रखना है थोड़ा और हम हीरे के बारे में देखें तो हीरा आपके विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है, कुचालक। विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है भाई, कुचालक होता है। विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है भाई, कुचालक होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि हीरा विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। और साथ में जो हीरे का गलनांक है, हीरे का गलनांक आपके 38-43 केल्विन होता है, 38-43 केल्विन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तथ्य है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ आ जानी चाहिए। ये 3 चीजें। और हीरा क्या है, विद्युत का और उष्मा का क्या है, कुचालक है, क्योंकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। कार्बन की सदस्यता कितनी होती है, 4, और प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाता है तो पीछे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। इस कारण हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए फिर हीरे का जो गलनांक है याद रख सकते हो बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि क्या कठोर है, 38-43 केल्विन होता है। ये बात भी समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि भारत में हीरा कहां से प्राप्त होता है, भारत में हीरा कहां पे प्राप्त होता है। एक तो गोलकुंडा, एक अनंतपुर, एक बेसारी और चौथा पन्ना। ये 4 ऐसे स्थान हैं
जहां पर भारत में जो हीरा प्राप्त किया जाता है, गोलकुंडा, अनंतपुर और बेसारी और पन्ना। गोलकुंडा, अनंतपुर, बेसारी और पन्ना, ये 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर भारत में हीरा प्राप्त किया जाता है। अब और थोड़े क्वेश्चन बनते हैं हीरे के बारे में, थोड़ा देखना हीरे के बारे में क्वेश्चन क्या बनते हैं, थोड़ा देखना। यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि विश्व के सुप्रसिद्ध हीरे, विश्व के सुविख्यात हीरे कौन से, विश्व के सुविख्यात हीरे, और सबसे सुविख्यात कौन सा है विश्व के सुविख्यात हीरे। तो देखना थोड़ा, सबसे सुविख्यात है कुनिनॉन, सबसे जो सुविख्यात है वो क्या है, कुनिनॉन। उसके बाद हॉप, उसके बाद कोहिनूर, कोहिनूर का नाम तो सुने होगा, कोहिनूर, और उसके बाद आपके पिट। ये बात ध्यान रखना कि विश्व का सबसे सुविख्यात हीरा कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध हीरा कुनिनॉन। हमेशा समझते कोहिनूर, क्योंकि आज तक हमने कोहिनूर सुना है, लेकिन विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध हीरा कौन सा है, कुनिनॉन है। उसके बाद हॉप है, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, कोहिनूर। जो कोहिनूर हीरा है वो भारत का, लेकिन अभी कहाँ है, वर्तमान में ब्रिटेन में है। और चौथा कौन सा है, पिट। अब देखना ये कुनिनॉन सुविख्यात क्यों है, क्योंकि इसका जो कैरेट है वो कितना है, 30-32 कैरेट का है। ये क्या है, 3032 कैरेट का है। जबकि हॉप कितना भाई, 445 कैरेट का, और कोहिनूर 186 कैरेट का, ठीक है, और ये 136 कैरेट का। तो देखो क्वेश्चन बनता है यहां से कि भारत में हीरा कहां पे बनता है, गोलकुंडा में। मतलब हीरा कहां से प्राप्त किया जाता है, गोलकुंडा में सबसे ज्यादा, फिर अनंतपुर, बेसारी और पन्ना याद रख सकते हो। और ये क्वेश्चन बने कि विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध या सुविख्यात हीरा कौन सा, उत्तर आएगा कुनिनॉन, ठीक है, जो कितने कैरेट का भाई, 3032 कैरेट का है। और कोहिनूर आपके 186 कैरेट का। अब ये आप पूछोगे सर कैरेट क्या होता है, कैरेट क्या होता है भाई, कैरेट होता है हीरे के वजन मापने की इकाई, वजन मापने की इकाई क्या भाई, हीरे के वजन मापने की इकाई क्या है, कैरेट है। और एक कैरेट किसके बराबर होता है, इसको भी देख लो, एक कैरेट आपके 205.3 mg, 205.3 मिलीग्राम को क्या बोला गया है, एक कैरेट बोला गया है। इस बात को समझ लो कि विश्व का सबसे सुविख्यात हीरा कौन सा है, कुनिनॉन, जो आपके 3032 कैरेट का है। और कैरेट क्या है, हीरे के वजन मापने की इकाई है, हीरे के वजन मापने की इकाई है। और एक कैरेट किसके बराबर होता है, 205.3 mg, आपके मिलीग्राम के बराबर होता है। अब थोड़ा देखना, ये क्वेश्चन पूछे कि हीरे की कठोरता मापने की इकाई क्या है, हीरे की कठोरता मापने की इकाई क्या, हीरे की कठोरता मापने की इकाई क्या भाई, उत्तर आएगा महो, उत्तर क्या आएगा, महो है वो हीरे की कठोरता मापने की इकाई है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की। यहां तक आप इन चीजों को एक बार देखो, बहुत सारी हीरे के बारे में जानकारी जुटी है और सब चीजें हमें पढ़नी है, क्योंकि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सुविख्यात हीरा कौन सा है, या भारत में हीरा कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है, या कृत्रिम हीरा किसने बनाया, या हीरे का अपतांक कितना है, या हीरे का क्रांति कौन कितना है, या हीरा क्यों चमकता है। तो छोटी छोटी चीजें वो भी पूछी जा सकती है। तो कंप्लीट हीरे को पढ़ना है। हमने जो ये हीरा पढ़ा वो कंप्लीट पढ़ा है, अभी हीरे के उपयोग भी पढ़ेंगे। हीरे के उपयोग कहां, हीरे के उपयोग पढ़ रहे हैं, हीरे का उपयोग कहां पे किया जाता है, उपयोग जो आपकी कांच पत्र उद्योग होते हैं उसमें कटर के रूप में, कांच को या पत्र को काटने के लिए कटर के रूप में हीरे का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता कि हीरा क्या है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, इसके लिए दूसरी वस्तुओं को आराम से काट सकता है। तो जो पत्थर है, कांच है, उनको काटने में कटर के रूप में, कटर के। और एक इसका और यूज है फोनोग्राम, फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में।
फोनोग्राम एक यंत्र आता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह, जिसमें हम कैसेट लगाते हैं और गाना सुनते हैं। इस तरह एक यहां पर हम कैसेट लगाते हैं और गाना सुनते हैं, फोनोग्राम। तो फोनोग्राम में जो सुई है वो हीरे की बनी होती है, क्योंकि बहुत ही कठोर होता है। इसको भी ध्यान रख सकते हो। देखो चीजें थोड़ी रियायत तो करनी है, लेकिन ये जो हमने हीरा पढ़ा वो कंप्लीट पढ़ा। जो ये हमने हीरा पढ़ा है उसकी कंप्लीट चीजें पढ़ी। हमने प्रारंभ में क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से मिला हुआ होता है, और जिसमें बंद कोण कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती है। और कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद बन रहा है, इसकी बंद लंबाई कितनी है 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको भी याद रखना है। फिर हमने पढ़ा कि जो हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है, उसमें प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है ये भी पूछा जा सकता है। जो एसएससी के या रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरे की संरचना में कार्बन का संकरण कितना होता है sp3, क्योंकि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 4 में से एक गया 3, तो sp3। इसको ऐसे याद रखना। चलिए हीरे की ज्यामितीय संरचना पूछे, उत्तर आएगा त्रिविमीय समचतुष्फलक के। हीरे की क्रिस्टल संरचना पूछे, घनीय क्यूबिक। हीरे के जो क्रिस्टल होते हैं रेवे, वो कैसे होते हैं भाई, क्यूबिक होते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या। फिर हीरे का निर्माण कैसे होता है, तो कोयले की खदानों में कोयले पर उच्च दाब और उच्च ताप लगाया जाता है या पड़ता है, जिसके कारण वो कोयला क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। ये भी बात समझ में आ गई। फिर कृत्रिम हीरा सन 1873 में किसने बनाया, मेहोसा ने, मोयासा ने बनाया था। इसको विशेष तौर से ध्यान रखना, मोयासा ने कृत्रिम हीरा बनाया था। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर ये 3 क्वेश्चन कि हीरे का अपवर्तनांक कितना 2.42, हीरा का क्रांतिक कोण कितना 24.1, और हीरा क्यों चमकता है, प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। और हीरा क्या विद्युत और उष्मा का कुचालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। और हीरे का गलनांक कितना, हीरे का गलनांक है 38-43 केल्विन, क्योंकि कठोर है तो गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ आ गई। फिर ये भी पूछ ले कि भारत में हीरा सबसे ज्यादा गोलकुंडा, फिर अनंतपुर, फिर बेसारी और फिर पन्ना। बात समझ आ गई क्या। चलिए आगे देखते कि विश्व के सुविख्यात हीरा कौन सा है, कुनिनॉन। कुनिनॉन के बाद हॉप के बाद कोहिनूर, और कोहिनूर के बाद पिट। ये बात भी समझ आ गई। और ये जो कुनिनॉन हीरा है ये 3032 कैरेट का है, और कैरेट क्या है, हीरे का वजन मापने की इकाई है। और 1 कैरेट बराबर कितना था 205.3 mg। बात समझ में आ गई क्या। चलिए तो फिर आप पूछोगे सर कठोरता मापने की इकाई क्या, महो। ये भी बात समझ में आ गई क्या। फिर हमने हीरे के उपयोग पढ़े और ये चीजें पढ़ी, तो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हीरे के बारे में कंप्लीट कंटेंट मैंने बताया आपको। फिर हम ग्रेफाइट पढ़ते हैं। ग्रेफाइट्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेफाइट के जो उपयोग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इसकी स्ट्रक्चर, उसमें भी बंद कोण पढ़ेंगे, उसमें भी प्रत्येक कार्बन का संकरण पढ़ेंगे, बंद लंबाई कितनी होती है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिर फुलरीन पढ़ेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अगला है कार्बन का प्रूफ ग्रेफाइट। अगला जो कार्बन का प्रूफ है वो क्या भाई, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में क्या थोड़ा देखना, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। एक जो कार्बन परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, और इसमें ये जो बंद कोण है वो कितना, 120 डिग्री। ये जो बंद कोण है वो कितना भाई, 120 डिग्री है। ग्रेफाइट में जो कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाला बंद कोण कितना है आपके, 120 डिग्री। और ये जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद बन रहा है इसकी बंद लंबाई कितनी है, बंद लंबाई वो है आपके 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, या हम और देखें तो आपके 1.415 एंगस्ट्रॉम ये भी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो ये कार्बन परमाणु है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है, इसमें कार्बन परमाणु का संकरण क्या, तो मेरे को बताओ एक कार्बन कितने से जुड़ा, 3 से। 3 में से एक गया 2, तो sp2 संकरण है, sp2 संकरण। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी हम ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाला जो बंद कोण है वो 120 डिग्री है, और कार्बन कार्बन जो बंद बना रहा है उसकी बंद लंबाई कितनी है, 141.5 पिकोमीटर या 1.415 एंगस्ट्रॉम। और इसमें जो कार्बन परमाणु है उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, sp2, क्योंकि एक कार्बन किससे जुड़ा है, 3 से। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए आगे देखते हैं। जो ग्रेफाइट है वो परतों के रूप में पाया जाता है, वो भी कैसी, षटकोणीय। जो ग्रेफाइट है वो परतों के रूप में पाया जाता है, और परत कैसी है, षटकोणीय परतें हैं। वो कैसी है भाई, षटकोणीय परतें ऐसी परतों के रूप में पाई जाती है, ऐसी परतों के रूप में पाई जाती है। और ऐसा समझ लो कि ये जो एक कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, और ऐसी परत बनी हुई है, एक परत, उसके नीचे दूसरी परत, दूसरी के नीचे तीसरी परत। और जो परतों के बीच जो चौड़ाई है वो कितनी है भाई, 340 पिकोमीटर। जो परतों के बीच जो चौड़ाई है वो कितनी है, 340 पिकोमीटर। और इन परतों के मध्य क्या पाया जाता है, दुर्बल वंडरवाल। इन परतों के मध्य दुर्बल वंडरवाल बल पाया जाता है, दुर्बल वंडरवाल बल पाया जाता है, दुर्बल वंडरवाल बल पाया जाता है, जिसके कारण ये एक परत दूसरे परत पर फिसल सकती है, एक परत है वो दूसरे परत पे फिसल सकती है। इस कारण ग्रेफाइट का उपयोग सूक्ष्म स्नैक के रूप में किया जाता है। स्नैक मतलब तेल, ऑयल, और वो भी कैसा, सूक्ष्म मतलब सूखा हुआ। तो आप ये बात ध्यान रखनी कि जो ग्रेफाइट में जो परतें हैं वो एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है। इस कारण हम कहेंगे कि ये परतदार होता है और फिसलनशील होता है। इस कारण इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, सूक्ष्म स्नेहक के रूप में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कार्बन के किस अपरूप का उपयोग सूक्ष्म स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो आपके ग्रेफाइट का, क्योंकि ये एक दूसरे पर परतें क्या होती, फिसलती है। तो हम तेल क्यों डालते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। कहीं पे भी तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि वहां पर घर्षण क्या हो जाए, कम। तो अब हम क्या डालेंगे, ग्रेफाइट डालेंगे, क्योंकि ये भी फिसल सकता है ना, फिसल सकता है तो घर्षण को क्या करेगा, कम करेगा। इस कारण इसका उपयोग हम सूक्ष्म स्नेहक के रूप में करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना, आपको इसको ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा और देखते हैं, सूक्ष्म स्नेहक के रूप में करते हैं। अब देखना, हम ग्रेफाइट के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि
इसमें ये जो ग्रेफाइट है इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है और षटकोणीय परतदार संरचना बनाता है। षटकोणीय परतदार संरचना बनाता है। आपको ऐसा पूछे कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है तो षटकोणीय समतलीय, षटकोणीय और साथ में समतल होगी कि नहीं होगी, ऐसे एक परत के ऊपर दूसरी परत, तो षटकोणीय समतलीय। और इसमें दो परतों के मध्य जो चौड़ाई होती है वो कितनी, 340 पिकोमीटर, और इन दोनों परतों के मध्य दुर्बल वैन बल पाया जाता है, जिसके कारण एक परत दूसरे परत पर फिसल सकती है। इस कारण इसका उपयोग हम सूक्ष्म संयोजक के रूप में करते हैं। अब चलिए देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक जो कार्बन परमाणु क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो मुक्त है। बात समझ में आई क्या? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब ये जो कार्बन है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट में ये 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त है, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है। इसका ये जो ग्रेफाइट है विद्युत का क्या है भाई, सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक। और ग्रेफाइट क्या है भाई, ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। और कार्बन क्या है, कार्बन आपके अधातु हैं। तो ऐसी कौन सी अधातु हैं जो विद्युत की सुचालक होती है, जिसमें करंट आता है, उतर आएगा ग्रेफाइट खुद तो नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट खुद क्या है, कार्बन का प्रूफ। इसका मतलब हम कह सकते हैं। और इसका कारण पूछे तो क्या है, कारण पूछे कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हमने जब विद्युत धारा टॉपिक पढ़ा वहां पे देखा कि किसी में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये बात समझ में आ गई क्या यहां तक? चलिए हम ग्रेफाइट के उपयोग देखते हैं। ये चीजें यहां तक ग्रेफाइट के उपयोग। पहला है पेंसिल बनाने में, और पेंसिल को हम कहते हैं सीसा पेंसिल। क्या कहता है भाई, सीसा पेंसिल। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सीसा पेंसिल में जो सीसा लेड है पीबी वो कितना प्रतिशत होता है, उत्तर आएगा 0% होता है। क्योंकि पेंसिल में क्या होता है भाई, ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब यदि हम जो पेंसिल के आगे वाली जो लीड है उसको बोलते हैं लीड को यदि हम स्विच में डालें तो हमें करंट आने की संभावना रहती है, करंट आएगा, पक्का आएगा बिल्कुल। तो आपको थोड़ा देखना है कि पेंसिल बनाने में जो पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और शीशा, पेंसिल में शीशा कितना होता है, तो शीशा तो 0% होता है। कौन होता है भाई, शीशा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। और इसी कारण ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है भाई, काला शीशा किसे कहा जाता है भाई, काला शीशा किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को। क्योंकि ग्रेफाइट को किसी कागज पर हम घिसे तो वहां पर वो काले निशान छोड़ता है। यदि ग्रेफाइट को किसी कागज पर घिसे तो वहां पर वो काले निशान छोड़ता है। इस कारण वो क्या कहलाता है, काला शीशा। और ग्रेफाइट में जो ग्रेफा शब्द है इसका मतलब ही होता है लिखना। इसका मतलब ही क्या होता है भाई, लिखना होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है क्योंकि हम इसको किसी कागज पर रगड़े तो वहां पर ये काले निशान छोड़ेगा, और इस कारण इसको क्या बोलेंगे, काला शीशा। और पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। ये भी पूछा जा सकता है कि शीशा पेंसिल में शीशा कितना था भाई, 0%। शीशा तो होता ही नहीं, ऐसे नाम दिया। ठीक है, चलिए आगे इसका उपयोग हमने पढ़ लिया। एक तो सूक्ष्म संयोजक के रूप में करते हैं, क्योंकि
इसकी एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है। इस कारण इसको हम कहीं पे डालेंगे वहां पर फिसलन होगा और घर्षण क्या होगा, कम होगा, और हम घर्षण को कम करना है तो फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, जो परमाणु भट्टी होती है, परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, परमाणु भट्टी क्या होती है, एक ऐसी भट्टी है जो परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब हम परमाणु ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा करंट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भट्टी क्या कहलाती है, परमाणु भट्टी कहलाती है। और उसमें जब नाभिक के विखंडन होता है तो वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसको धीमा करने के लिए, उसको मंद करने के लिए क्या डाला जाता है भाई, ग्रेफाइट डाला जाता है। क्या डाला जाता है, ग्रेफाइट डाला जाता है। और चौथा, इसका उपयोग जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड बनाने में, जो सेल है उसमें इलेक्ट्रोड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या। इसके ये जितने भी उपयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। 4 उपयोग है, सूक्ष्म संयोजक के रूप में, परमाणु भट्टी के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में और सीसा पेंसिल में। चारों से क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। सूक्ष्म संयोजक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, आपके ग्रेफाइट का। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। तो सब के सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने एक कोशिश की है कि ग्रेफाइट का जितना भी मैटर है, जितना भी कंटेंट है वो मैं आपको बता सकूं। तो एक बार इसको नोट करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको फटाफट नोट कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला अप्रूप है फुलरीन, जिसको सन 1985 में खोजा गया 3 वैज्ञानिकों द्वारा। और उसका नाम एक अमेरिका का वास्तुकार है बंकमिस्टर फुलर के नाम पर फुलरीन रखा गया। अगला जो कार्बन का अप्रूप है फुलरीन, फुलरीन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो खोज है वो थोड़ी लेट हुई, इसका नहीं महत्वपूर्ण है। चलिए देखो फुलरीन के बारे में पढ़ते हैं। फुलरीन की खोज का पूछे, इसकी खोज सन 1985 में 3 वैज्ञानिकों ने की। एक HW का कोटो, एक HW कोटो, एक आपके ई स्मेले और तीसरा है RF कल। इस बात को समझना कि इसकी खोज है जो आपके कार्बन का जो तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप है, इसकी खोज सन 1985 में 3 वैज्ञानिकों ने की। HW काटो और आपके ई स्मेले और RF कल, 3 नामक 3 जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने की। और इस कारण इन तीनों वैज्ञानिकों को सन 1996 में क्या मिला भाई, भौतिकी का नोबेल प्राइज, भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये बात समझ में आई क्या कि जो फुलरीन है, जो कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप है, इसकी खोज सन 1985 में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की। कौन कौन से, HW काटो या कोटो बोलो या काटो बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, नाम याद रखना है।
दूसरा ई इस्मेल है और तीसरा आर एफ कल, तीनों ने मिलकर जो कार्बन का जो तीसरा अपरूप है इसको खोजा और इस कारण सन 1996 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखना ये जो कार्बन का जो तीसरा अपरूप है इसका नाम एक अमेरिका का वास्तुकार था, अमेरिका का वास्तुकार बंक मिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। ये बात समझ में आ गई क्या? इसका जो नाम है वो अमेरिका के वास्तुकार बंक मिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। इसके उपनाम क्या? एक तो फुलरीन कहते हैं, दूसरा इसको बक्की बॉल भी कहते हैं, तीसरा इसको हम बंक मिस्टर फुलरीन, बंक मिस्टर ऐसे भी बोल सकते हैं, बंक मिस्टर फुलरीन, इसके ये उपनाम है। ये बात समझ आ गई क्या? बाकी जो फुलरीन है वो C60, C70 और C80 जो कार्बनों का 60 समूह है या 70 समूह है या आपके 80 समूह है, इन तीनों रूपों में पाई जा सकती है। लेकिन सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सी है भाई? सर्वाधिक स्थायी है C60। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सी है? सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सी है भाई? C60। और हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किसकी बनेंगे भाई? C60 की बनेंगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है थोड़ी देखना। इसकी जो संरचना है उसमें 32 फलक होते हैं ऐसे, जिसमें से आपके 12 पंचकोणीय और 20 क्या होते हैं? षटकोणीय। ऐसे ही समझ लो, ऐसे ऐसे खूब सारे फलक बनेंगे। हम पूरे फलक नहीं बनेंगे क्योंकि 3D ऐसे बॉल जैसी, उधर भी पीछे भी फलक है, आगे भी फलक है, साइड में भी फलक है। तो इसमें आपके जो 12 फलक हैं, जो 12 फलक है वो कैसे है? पंचकोणीय। वो कैसे है भाई? पंचकोणीय। 12 फलक कैसे हैं? पंचकोणीय हैं। और आपके 32 फलक हैं, 20 फलक हैं, वो क्या है? षटकोणीय। ये बात समझ में आ गई क्या? फुलरीन की संरचना में 12 फलक कैसे? पंचकोणीय है और 20 फलक कैसे? षटकोणीय है। और टोटल फलक कितने भाई? टोटल फलक है 32। तो हम कह सकते हैं कि फुलरीन की संरचना में 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 आपके क्या? षटकोणीय और 12 क्या है? 12 आपके पंचकोणीय है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? फुटबॉल जैसी। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है भाई? फुटबॉल जैसी है या गोल गुंबद कह सकते हो। अगर आप इसकी संरचना पूछे तो कैसी दिख रही है भाई? फुटबॉल जैसी दिख रही, नहीं दिख रही? फुटबॉल जैसी, या हम बोल सकते हैं गोल गुंबद जैसी। गोल गुंबद होता है, जैसे आप मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है उसको बोलते हैं गोल गुंबद, ठीक है। और पिंजरे नुमा भी बोल सकते हो, पिंजरे नुमा जैसी। तो जो फुलरीन की जो संरचना होती है वो फुटबॉल जैसी, गोल गुंबद जैसी या पिंजरे नुमा जैसी होती है। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, इसका उपयोग क्या है? फुलरीन का उपयोग क्या है? फुलरीन का उपयोग है आणविक बेयरिंग करने में। आणविक बेयरिंग करने में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। यहां तो बात समझ में आ गई क्या? और ये जो फुलरीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जो फुलरीन है वो कार्बन का अस्थायी अपरूप है। कार्बन का अस्थायी अपरूप पूछा जा सकता है, कौन सा अपरूप कार्बन का अस्थायी अपरूप है? कौन सा अपरूप है जो कार्बन का अस्थायी अपरूप है? उत्तर आएगा फुलरीन। तो फिर एक और क्वेश्चन कि कार्बन का सबसे
अधिक स्तरीय अपरूप कौन सा, सबसे अधिक स्तरीय अपरूप उत्तर आएगा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या, विद्युत का सुचालक, बात समझ रहे हो क्या? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो फुलरीन के बारे में हमने पढ़ा कि जो फुलरीन है इसकी खोज थोड़ी लेट हुई। जो आपके दो हीरा और ग्रेफाइट उसकी खोज है वो पहले हो चुकी थी कि ये कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन ये जो तीसरा अपरूप है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप, इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की। कौन कौन से? H.W. कार्टो, ई स्मेले और R.F. कर्ल ने। कब की? सन 1985 में। इसके कारण सन 1986 में इनको क्या मिला? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इसका जो नाम है वो अमेरिका के वास्तुकार बंक मिस्टर फुलर के नाम पर फुलरीन रखा गया। और इसे हम बक्की बॉल भी कहते हैं, फुलरीन भी कहते हैं, बंक मिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसमें कुल 32 फलक होते हैं। कुछ कितने? कुल 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 फलक क्या होते हैं? षटकोणीय, और 12 फलक क्या होते हैं? पंचकोणीय। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? फुटबॉल जैसी, गोल घुमन जैसी या पिंजरे नुमा जैसी होती है। ये बात भी समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में पढ़ा। इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। अगर आपको सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उसको अपने जितने भी सहपाठी हैं जो वर्तमान में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं उन तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।